नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। अगर चिरागों की हिफाजत का काम तुम्हें सौंप दिया जाए तो रोशनी के शहर में अंधेरा ही अंधेरा होगा। यह शेर छत्तीसगढ़ के पुराने शासक भूपेश बघेल के ऊपर एकदम फिट बैठता है, जिनके कार्यकाल में एक से बढ़कर एक घोटाले हुए। छत्तीसगढ़ को लूटने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। वैसे घोटाले तो खूब हुए, लेकिन शराब घोटाले की चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्योंकि जिस तरह से ईओडब्ल्यू एक के बाद एक जो सबूत इकट्ठा कर रही है, जिस तरह से आबकारी विभाग के पुराने अधिकारी एक एक कर वो राज उगल रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ को लूटने में लगे नेता और अधिकारी किस तरह कुछ बाहरी ताकतों के साथ खेल रहे थे। लीकर लॉबी का एक सिंडिकेट काम कर रहा था, सबके काम बटे हुए थे। पहले ईडी, उसके बाद ईओडब्ल्यू ने जो सबूत प्रस्तुत किए हैं, न्यायालय के सामने जो आरोप प्रस्तुत किए हैं, उसमें बकायदा बताया गया है कि पुराने आबकारी मंत्री कवासी लखमा को 50 लाख रुपए महीना जाता था और छत्तीसगढ़ से हजारों करोड़ की लूट का यह खेल बदस्तूर जारी था। आज मैं एक एक कर उन सारे चेहरों को दिखाऊंगा और साथ में हमें यह समझना होगा कि किसके हिस्से कौन सा काम बटा हुआ था। फिलहाल जांच एजेंसियां अभी जो कार्रवाई कर रही है वो अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी जैसे अधिकारियों के अलावा अनवर ढेबर जैसे ऊंचे रसूख वाले कारोबारियों के विरुद्ध हो रही है। कोई बड़ा नेता इस शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। पहले दावा किया गया था कि 2200 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन अब पता चल रहा है कि होलोग्राम वाले मामले में ही करीब 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। नकली शराब किस तरह से परोसी गई, न मालूम इस नकली शराब से कितनी मौतें हुई होगी। जिस वक्त मैं विश्लेषण कर रहा हूं, नया रायपुर स्थित जीएसटी भवन के नीचे प्रिज्म होलोग्राम के दफ्तर में ईओडब्ल्यू की एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर 3 मशीनें लगी है। यहाँ से होलोग्राम प्रिंट होकर डिस्टिलरीज को भेजे जाते थे। हर होलोग्राम का सीरियल नंबर और कोड होता है। यह आबकारी अधिकारियों की अनुमति से छापा जाता है, लेकिन अब भी नकली होलोग्राम सप्लाई करने वाली कंपनी के काम किए जाने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ईओडब्ल्यू ने प्रिज्म होलोग्राम के स्थानीय अधिकारी दिलीप पांडे की गिरफ्तारी की तो उसने सारे राज उगलने शुरू कर दिए। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में वैसे तो कई सफेदपोश चेहरे अभी भी जेल में हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई तेज हो रही है, कई और बड़े रसूखदार धीरे धीरे अंडरग्राउंड होते जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन में जिन सफेदपोश चेहरों को देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले अनिल टुटेजा, जो वाणिज्य उद्योग विभाग के संयुक्त सचिव थे, लेकिन काम कर रहे थे सिंडिकेट के संरक्षक की भूमिका में। दूसरा चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, ये अनवर ढेबर हैं, जो बोलने के लिए तो होटल संचालक थे, लेकिन सिंडिकेट का गठन इन्होंने किया था। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई हैं। शराब घोटाले का पैसा किस तरह कहां पहुंचेगा, इसकी प्लानिंग करने में इनकी अहम भूमिका थी। यही सबका शेयर तय कर रखे थे। तीसरा चेहरा है एपी त्रिपाठी का, यानी अरुणपति त्रिपाठी। ये पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में CSMCL के MD थे, जिनके द्वारा मैन पावर सप्लाई, कैश कलेक्शन, होलोग्राम की सप्लाई और शराब परिवहन का काम अपने लोगों को दिलाया गया था। चौथी भूमिका विकास अग्रवाल की, जिसकी फोटो फिलहाल हमारे पास नहीं है। इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि नकली होलोग्राम वाली शराब सप्लाई होने के बाद पैसा वसूल कर ढेबर के बताए हुए स्थानों पर अपने कर्मचारियों के माध्यम से उन पैसों को पहुंचाना। पांचवा चेहरा नजर आ रहा होगा अरविंद सिंह का, जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम से खाली बोतल नकली होलोग्राम उपलब्ध कराया था। इन्होंने पैसे कलेक्ट करने और शराब परिवहन की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास थी। छठवें आरोपी तिरोक सिंह ढीलन, ये पुराने शराब ठेकेदार हैं, होटल के कारोबारी भी हैं। अपनी कंपनियों के माध्यम से ये पैसा इकट्ठा करवाते थे और अचल संपत्तियों में उन्हीं पैसे को इन्वेस्ट करवाते थे। इसी तरह सिंडिकेट के सदस्यों की पूरी जानकारी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। सिद्धार्थ सिंघानिया, अमित सिंह, अनुराग द्विवेदी, सत्येंद्र प्रकाश गर्ग, नवनीत गुप्ता, विधु गुप्ता, जनार्दन गौरव, दिलीप पांडे जैसे तमाम वो नाम हैं। लगातार आप इन नामों को देख सकते हैं, किस तरह से बड़े शराब कारोबारी नवीन केडिया, जो सिंडिकेट को शराब उपलब्ध कराते थे। इसी तरह भूपेंद्र सिंह भाटिया, राजेंद्र
नरेंद्र जायसवाल ये भी सिंडिकेट को शराब उपलब्ध कराते थे। तो कुल मिलाकर बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से एक पूरा गिरोह काम कर रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा पावर मिला था अनिल टुटेजा को। ईडी के एफआईआर में नाम दर्ज 68 लोगों के नाम आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें 67 नंबर पर लिखा है अज्ञात कांग्रेस पदाधिकारी गण। अब बारी है इन्हीं पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की। जैसा कि मैं पहले बता चुका था कि इसमें आबकारी मंत्री कवासी लखमा को चुप रहने की कीमत दी जाती थी। वैसे तो कवासी लखमा कभी स्कूल भी नहीं गए, उन्हें उद्योग मंत्री भी बनाया गया था, आबकारी मंत्री भी बनाया गया था। सबसे मुफीद सौदा यही लग रहा होगा कि जब अनपढ़ मंत्री होगा तो वो वैसे ही चुप रहेगा, उसे 50 लाख रुपए दिया जाए या किसी और तरीके से उपकृत किया जाए। यानी कुल मिलाकर भूपेश बघेल मंत्रिमंडल के इस अहम सदस्य की भूमिका सुनिश्चित हो गई। इसमें गहराई से समझने वाली बात यह है कि शराब घोटाले का जब इतना बड़ा रैकेट काम कर रहा था, एक पूरा सिंडिकेट ग्रोह था, तो क्या इसकी जानकारी भूपेश बघेल को नहीं होगी? जैसा कि अरविंद केजरीवाल भी इंकार कर रहे थे कि दिल्ली के शराब घोटाले की उन्हें जानकारी नहीं थी। फिलहाल वो जिन सबूतों के आधार पर जेल में बंद है, 65 करोड़ रुपए हवाला के माध्यम से गोवा भेजा गया। गोवा विधानसभा चुनाव में उस पैसे का उपयोग हुआ। इसके जब सबूत मिले और उन सबूतों का अध्ययन न्यायालय ने किया, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा। लंबे समय से वो जेल में हैं। ऐसे ही हालात छत्तीसगढ़ के हैं। भूपेश बघेल के ऊपर शराब घोटाले वाले मामले में वैसे तो अभी तक सीधे तौर पर आरोप नहीं लगा है। हालांकि महादेव सट्टा घोटाले में 508 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी लेने वाले मामले के वो नामजद आरोपी हैं। 4 मार्च 2024 को उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। अब बारी है शराब घोटाले वाले मामले की। इस मामले में फिलहाल जो कार्रवाई हुई है, प्रिज्म होलोग्राम के छत्तीसगढ़ के कर्ता धर्ता दिलीप पांडे ने जो बड़े रहस्य उगले हैं, उसके बाद हमारे विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि यह बहुत जल्दी कांग्रेस से जुड़े कुछ बड़े सफेद पोशों की गिरफ्तारी होने वाली है। जाहिर तौर पर जब भी राजनीतिक गिरफ्तारियां होती है, आरोप प्रत्यारोप मचता है, हो हल्ला होता है, लेकिन इस पर हमें गहराई से चिंतन करना होगा कि क्या बिना आग के धुआं उठता है। एक पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। दरअसल रोमन शासक नीरो के ऊपर यह आरोप था कि उसने खुद ही जानबूझकर रोम में आग लगवा दी। अपनी मां, सौतेले भाई और पत्नियों को उसने जिंदा जला दिया और अपने दरबार की किन्नरों से शादी कर ली। नीरो की एक कहावत उनके लिए समझाई जाती है कि जिनके ऊपर जवाबदारी होती है कि वो मजबूत शासन करते हुए अपनी प्रजा की रक्षा करे। यदि वही रक्षक भक्षक बन जाए तो ऐसे में बेचारी जनता कहां जाए। मैं आज छत्तीसगढ़ के जिस शराब घोटाले की बात कर रहा हूं, उसमें मामला सिर्फ हजारों करोड़ के घोटाले का ही नहीं है, बल्कि नकली शराब से जुड़ा हुआ यह मामला है। नकली होलोग्राम लगाकर बोतलों के अंदर क्या कुछ भरा जाता होगा, ये तो ईश्वर ही जाने और उस सिंडिकेट गिरोह के असल गुनाहगार जाने कि वो किस स्तर की नकली शराब परोस रहे थे। इस मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैसा कि साफ तौर पर बताया है कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा और पुराने आबकारी आयुक्त निरंजन दास दोनों को 50-50 लाख रुपए महीना मिलता था। नकली शराब को स्कैनिंग से बचाने के लिए नकली होलोग्राम लगाया जाता था। नोएडा की प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इसका टेंडर दिया गया था। आरोप है कि कंपनी टेंडर प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं थी, एलिजिबल नहीं थी। बावजूद इसके अधिकारियों ने शर्तों में संशोधन कर कंपनी के मालिक विदु गुप्ता से प्रति होलोग्राम 8 पैसे कमीशन लेना शुरू किया। इस मामले में सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ में जब तेजी आई और इसी साल 3 मई को जब विदु गुप्ता की गिरफ्तारी हुई, तो होलोग्राम वाले मामले में अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी के अलावा अनिल टुटेजा का नाम एक बार फिर सामने आया। शराब कारोबार के इस काले खेल की पड़ताल में पता चला कि वर्ष 2019 से, यानी जब से भूपेश बघेल की सरकार अस्तित्व में आई, तब से 4 साल के दौरान जब तक ये मामला उजागर नहीं हो पाया था, 3 करोड़ 48 लाख से ज्यादा शराब की पेटियां बेची जा चुकी थी, जिसमें 40 लाख पेटियां नकली शराब की थी। इसके लिए डिस्टिलरी के संचालकों ने सिंडिकेट को कमीशन दिया था। शराब की बिक्री से संचालकों ने 1920 करोड़ 84 लाख 6,201 रुपए कमाए थे। 4 साल में बेची गई शराब में नकली होलोग्राम की 40 लाख पेटियां शामिल थी। इसमें कमीशन से सिंडिकेट के सदस्यों ने ही 1,660 करोड़ 41 लाख
लगभग 56,000 रुपए की काली कमाई की। शराब सप्लाई करने वाली 3 कंपनियों में छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी के पास सबसे ज्यादा 48% शराब सप्लाई का काम था। इसके अलावा भाटिया वाइन मर्चेंट के पास 28% और वेलकम डिस्टिलरी के पास 24% शराब सप्लाई का काम था। इन तीनों ही डिस्टिलरियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए थे, भूपेश बघेल की ओर से लगाए गए थे। अब डिस्टिलरियों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है और साथ में उन सफेदपोश नेताओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होने जा रही है जो अभी तक छुट्टा घूम रहे हैं। ऐसे सफेदपोश नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है, वो बड़े हताश और मायूस हैं। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी तब ईडी ही एक्शन में थी। बाद में जब सरकार बदली और ईओडब्ल्यू एक्शन में आई तो 256 गवाह तैयार कर लिए गए हैं। ये वो गवाह हैं जो सफेद पोशों के लिए काल कोठरी की व्यवस्था करवाने जा रहे हैं। साथ ही उन चेहरों को बेनकाब करेंगे जो खुद को माननी कहलाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर छपवाते हैं। अब जब जेल जाने की बारी आई तो संविधान की दुहाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में है। ऐसे माहौल में केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान हत्या दिवस की घोषणा कर दी है। 12 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी दी, राजपत्र में बकायदा प्रकाशन हो गया। जिस तरह से 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है और अब पूरा भारत संविधान हत्या दिवस मनाने के साथ यह प्रश्न खड़ा करेगा कि आखिर संविधान की हत्या कैसे हुई, किसने ये हत्या करवाई, तो उसके कारणों की भी पड़ताल होगी। समझने वाली बात यह है 12 जून 1975 को जब राजनारायण की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के चुनाव को अपात्र मानते हुए उनके निर्वाचन को शून्य कर दिया तो इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट चले गई। 23 जून को जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा गांधी के विरुद्ध फैसला दिया तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट को अंगूठा दिखाते हुए तो उन्होंने अपने ही बनाए हुए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से 25 जून 1975 को हस्ताक्षर करवाकर पूरे देश को जेल खाना बना दिया। 21 महीने तक पूरा विपक्ष जेल में था, पत्रकार जेल में थे। तब संविधान का गला घोटा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई। आजाद भारत के इसी काले अध्याय को याद दिलवाने के लिए संविधान हत्या दिवस की घोषणा की गई है। ठीक उसी तरह जिस तरह से 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी और जब जब भी शहीद दिवस को याद किया जाता है तो नाथूराम गोडसे की उस करतूत को भी याद किया जाता है। उन कारणों की तलाश की जाती है, प्रश्न खड़ा किया जाता है कि आखिर नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब जब संविधान हत्या दिवस की बाकायदा घोषणा कर दी गई है, राजपथ में प्रकाशन हो गया है, तो ऐसे में विरोध करने की बारी है विपक्ष की। लोग अब प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि क्या वाकई इंदिरा गांधी ने सही काम किया था जो विपक्ष संविधान हत्या दिवस का विरोध कर रहा है। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता अब न केवल प्रश्न करती है बल्कि उन सफेद पोश चेहरों को भी भली प्रकार से पहचानती है जो लोक लुभावनी घोषणा कर देश और देश की जनता को गुमराह करते रहे, दशकों तक देश में राज करते रहे, लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना का गला घोटते रहे। ऐसे ही सफेद पोश चेहरे जब संसद के भीतर संविधान की पुस्तिका दिखाकर खुद को संविधान का हितरक्षक बताते हैं, संरक्षक बताते हैं, तो उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि आपातकाल कहां तक जायज था। क्या हमें इतिहास से सबक नहीं लेना चाहिए जिससे हमारा भविष्य स्वर्णिम और सुरक्षित हो सके। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, इसे सब्सक्राइब करें। राजनीति और घोटालेबाजी से जुड़ा हुआ यह विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।